नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम चुनावी चर्चा पे पहुंच चुके हैं बांदा जिले में। बांदा बुंदेलखंड में आज हम वहां से हमारे साथ कांग्रेस के साकेत बिहारी मिश्रा जी हैं। आज हम वहां से उनके साथ चर्चा करेंगे और इसी बीच हमारे साथ जो है साकेत बिहारी मिश्रा जी हैं। साकेत बिहारी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे साथ आत्माराम त्रिपाठी जी है, हमारे अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के संपादक। आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्माराम जी। धन्यवाद। तो हमारा पहला सवाल है साकेत बिहारी जी, अपने राजनैतिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताएं। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। छात्र जीवन से कांग्रेस से जुड़ा रहा। बांदा जिले में बांदा जिला मेरा कार्यक्षेत्र रहा। बांदा जिले में एनएसयूआई राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष था। फिर युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। फिर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। फिर मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा। फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव, वो संगठन सचिव रहा। अब वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, इलेक्टेड पीसीसी मेंबर। ये मेरा राजनीतिक परिचय है और कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में बराबर सक्रिय भागीदारी करता रहता हूँ। बुंदेलखंड एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है छुट्टा जानवरों की। जी, ये समस्या का निवारण कैसे हो सकता है, आप मुझे विस्तार से बता दीजिए। देखिए, समस्या और समस्या का निवारण, हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि 100 गायें एक साथ छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। रात रात भर इस तरह के जाड़े में किसान रखवाली कर रहा है और एक दिन भी उससे चूक हो गई तो उसका पता चला 10 बीघा 20 बीघा खेत खपत जाती। और चूंकि मुद्दे पे चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश की ये भाषण जीवी सरकार है। गाय हमारी माता का है स्लोगन दे के काम खत्म। कांटे वाला किसान तार नहीं लगा सकता, ये निर्देश दे दिए। और हालात ये हैं कि रात रात भर किसान जगता है तो किसान की हालत दुबली पतली होती जा रही है। गायें खाना नहीं पा रही तो गायें दुबली होती जा रही हैं। और ये जो सरकारी नुमाइंदे गौशाला चला रहे हैं, ये सब मोटे होते जा रहे हैं। ये सबको मालूम है, लेकिन जबरदस्ती की बात की गाय हमारी माता है। अगर ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ काम करना होता तो हमारे सामने नजीर है छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोधन योजना लागू की है। वहां पे 2 रुपया किलो गोबर खरीदा जा रहा है किसान। सारी जगहों पे 2 रुपया किलो गोबर खरीद के किसानों को भुगतान मिलता है और उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे हिंदुस्तान को वर्मी कंपोस्ट खाद सप्लाई कर रही है। अभी वहां के मुख्यमंत्री जी ने वैज्ञानिकों का एक दल बनाया और गोबर से अब वो पेंट बनवा रहे हैं। गांव में गोबर लीपने के काम आता है, लेकिन अब शहरों में पोतने के भी काम आएगा। तो ये सरकार भी ऐसा शुरू कर दे। अगर 2 रुपया किलो गेहूं, वो गोबर, ये 3 रुपया किलो गोबर खरीदने लगे तो लोग इस पशुधन को बांध लेंगे और रोजाना 100-200 रुपया का गोबर बेच लेंगे। पर चूंकि ईमानदारी की पहल होनी चाहिए, यहाँ भाषण दे दिया, भाषण जीवी है और भावनात्मक जगह दिया कि गाय हमारी माता है, बस बात खत्म। सारे लोग परेशान। तो ये आप गौशालाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे गौशालाओं हम देख रहे हैं, हमारे पास कुछ तस्वीरें थी जो आत्माराम जी के थ्रू आई थी। आत्माराम जी, अब बता सकते हैं वहाँ पे कि गौशालाओं का क्या हो सकता है, क्या हाल है वहाँ के? जो हमारे संज्ञान में है, तो जो जीरो यानी ग्राउंड रिपोर्ट है हम लोगों के पास, तो बड़ी ही दुर्दशा और दयनीय है। अभी एक ताज़ा जो जानकारी मुझको मिली है नरैनी ब्लॉक की है। वो मैंने आपके पास भेजी थी। ब्लॉक में जहाँ ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, ईडीओ सब बैठे हैं, वो एक गाय जो है तो दवा के अभाव पे इस तरह तड़प रही है कि उसका तड़पना देखा नहीं जा सकता। ये उसकी दुर्दशा है। यहाँ उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अन्ना पशु सड़कों पे न दिखाई देना चाहिए। तब ये समझ में नहीं आ रहा कि जब एक सड़क में है और जहाँ एक जिम्मेदार अधिकारी बैठे वहां गायों की दुर्दशा है, तो
उस पर आगे अब क्या कहा जाए उस पर, कि जहाँ जिम्मेदार बैठे हैं वहीं उसका निष्पादन नहीं हो रहा। हम्म, एक बात और जोड़ देता हूँ जी बताइए। कि गाय गायें जब खेत से खदेड़ी जाती हैं तो रोड में आ जाती हैं। हम्म, बांदा से अतर्रा के बीच, अतर्रा से चित्रकूट के बीच, अजयगढ़ हम्म, से अतर्रा के बीच हम्म, अब रोड में गायें खड़ी हैं। बाहरी गाड़ी वाला आ रहा है, उसको नहीं मालूम सड़क की लोकेशन क्या है, हम्म, और गायें बैठी हैं। अचानक आता है, इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, गायें मर जाती हैं और तमाम गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। ये अलग समस्या खड़ी जी हमारे है। साथ लेकिन इसी अब बीच जी हमारे स्टेट हेड भी जुड़ चुके हैं, उनको भी हम लाइन पे जी लेना चाहेंगे। स्टेट हेड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी आवाज आ रही है? संजय जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। जी तो सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे जहाँ पे हमारा जो है गाय के इस समय बहुत वो चल रहा है, और गाय पे भी बहुत ज्यादा, हमने भी खुद गया था, मैं खुद देखा हूँ कि छुट्टा जानवरों की समस्या आ रही है। जो गौशाला है वहां पे क्या सुविधाएं दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं? मैंने आपको एक लाइन में बताया था संक्षेप में, गाय दुबली हो रही है, गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं। अब आप हम्म, कल्पना कर लीजिए कि क्या हो रहा है। जी जब गौशाला आप संचालक मोटा होगा तो गाय पतली हो जाएगी और गाय मरेगी। जी जी आपके क्षेत्र में, हाँ संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जी यहाँ पे गाय की समस्या चल रही है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे संजय जी? गाय की समस्या जो है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं, जी उनको संबंधित अधिकारियों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय कमिश्नर महोदय से मिल करके और चित्रों के साथ में, फोटो के साथ में वीडियो बना करके एक ज्ञापन तो देना ही चाहिए। ये जनहित की समस्या है। जी सरकार ने कुछ ऐसी भी योजनाएं लागू की थी पहले की सरकारों ने भी, केवल इसी गवर्नमेंट जी ने नहीं, कि काजी हाउस बनाया था। हम लोग के यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको काजी हाउस कहते हैं। जी काजी हाउस में आवारा पशुओं को सड़क पर से उठा करके, ये मैं बात कर रहा हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब, कि आवारा पशुओं को जो कि सड़क पे चलते फिरते रहते हैं, कहीं लोगों को चोटहिल कर देते हैं, यातायात को बाधित करते हैं, तो उनको उठा करके जी काजी हाउस में बंद कर दिया जाता था। हम्म, तो निश्चित है कि जब उस समय ये शासन की व्यवस्था थी, तो वर्तमान समय में भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होंगी। और जी व्यवस्थाओं की अगर जानकारी नहीं देते हैं तो जनप्रतिनिधियों को ऐसा होना चाहिए कि आरटीआई के माध्यम से, हम्म, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय कमिश्नर महोदय से एक आरटीआई जरूर फाइल करना चाहिए कि हम्म, जो यातायात में जो हमारे छोटा पशु हैं और वो जनता को कहीं न कहीं तकलीफ देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उनके बिल्कुल। बारे में सरकारी प्रावधान क्या हैं हम्म, और इसमें निपटने के क्या क्या उपाय हैं। हम्म, सूचना का जन अधिकार एक ऐसा हथियार है जो कि माननीय मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इसको जी पारित किया था। और सूचना का अधिकार में अगर कोई प्रश्न का जवाब नहीं देता है हम्म, तो आप राजनीति के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, हम्म, आपको ये पता होना चाहिए कि 30 दिन के अंदर जवाब न देने पर हम माननीय सूचना आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के पास जा सकते हैं और सूचना न देने वाले अधिकारी को 25,000 रुपए का अर्थदंड भी है। हम्म, कोई अधिकारी अपने सैलरी में से 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाने को तैयार नहीं होगा और ये बिल्कुल। बहुत ही कारगर हथियार हो सकता है इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए, जी कि छुट्टा पशु जो कि सड़क पे, दूरगामी सड़कों पे और जनपद की सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं। हम्म, केवल गाय को मत शामिल कीजिए जी इसमें, आवारा पशु लिखेंगे तो मेरे आवारा समझ से पशु भी, ज्यादा हित करता है आवारा जी जी पशु। हाँ बिल्कुल, आवारा जी। पशु भी बिल्कुल। तो जी इसके बारे में, हाँ अभी मैंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी व्यवस्था किया था, हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है। और जी आते हैं उनको गाड़ी में ही मशीन लगी रहती है, उनको उठा लेते हैं क्रेन के जरिए और उनको ले हम्म, जाके काजी हाउस में बंद करते हैं। हम्म, अब उस सरकारी व्यवस्था का अनुपालन कितना किया जा रहा है, शिथिलता बरती जा रही है। तो हम्म, निश्चित तौर पर जो लोग समाज से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको हम्म, सवालिया निशान लगाने चाहिए, लिखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। और सरकारी प्रणाली अगर कहीं सुस्त है
तो उसको जागृत करने का दायित्व हमारा आपका ही है। बिल्कुल ये मन में रखना कि एक समस्या है और ये अपने आप ठीक होगी, ऐसा कहना गलत है। बिल्कुल तो हाँ, हम लोगों को इन समस्याओं को उजागर करते रहना चाहिए, प्रिंट मीडिया के बिल्कुल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और आरटीआई जैसा कि मैंने बताया लिख करके, तो ये जी जी हितकर साबित होगा। जी। जी। साकेत बिहारी जी, मुझ आपके एक सवाल है कि जो हमारे आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना की गई है या नहीं? 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरे हो रहे हैं, जी लेकिन मैं बांदा की बात करूं, बांदा जिले में एक भी औद्योगिक इकाई नई स्थापित नहीं हुई। हम्म बांदा जिले के अतर्रा कस्बे में बहुत बड़ा चावल उद्योग था। यहाँ हम्म 36 राइस मिलें थी और यहाँ हम्म, का चावल बिहार और बंगाल जाता था। बिल्कुल आज कुल 3 राइस मिलें रन कर रही हैं। हम्म संरक्षण के अभाव में राइस मिलों ने भी दम तोड़ दिया। हम्म बरगढ़ में कॉन्टिनेंटल फ्लोर ग्लास फैक्ट्री थी, जिसे खुल चालू कराने की बात कही थी स्थानीय भाजपा नेताओं ने, बिल्कुल नहीं हम्म चालू हुई। बांदा में हम्म कताई मिल बंद पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं चालू हुई। हाँ, 2 साल पहले महोबा में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो महोबा हम्म में उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया था। उसमें हम्म एक शिलान्यास था बांदा के डेयरी प्रोडक्ट का। हम्म उस डेयरी प्रोडक्ट का पत्थर बांदा से नरैनी जाने वाले मार्ग में एक जगह लगा दिया गया है। हम्म वो पत्थर धूल खा रहा है, शिलान्यास का हम्म लगा हुआ है, उसमें बस पत्थर लगने के आगे कुछ नहीं हुआ। अभी 20 दिन पहले फिर आए थे प्रधानमंत्री जी महोबा, कई पत्थर फिर लगा गए हैं। अब वो पत्थर आके अपना उनके अधिकारी गाड़ गुड़ जाएंगे, लेकिन उसने डेयरी प्रोडक्ट का पता है और न कोई जानकारी है। हम्म तो मतलब पक्का पक्का ये दावे के साथ है कि एक भी नई यूनिट नहीं है। जो हम्म व्यक्तिगत प्राइवेट यूनिटें चल रही थी वो भी अलग टूटने के प्रकार के हैं। अब जी सरकार ने क्या किया, फिर उसमें वही बात आता है कि भाषण जीवी हैं। एक अभी हम्म रसिन डैम है, हम्म ये बांदा की सरहद से जुड़ा हुआ है, पहले तो बांदा का ही था, अब चित्रकूट का हिस्सा हो गया है। वो हम्म रसिन डैम मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी 2007 हम्म से 2012 तक, तब हम्म बना था। वहां के किसानों को मुआवजा भी दे दिया गया था, पहाड़ का पानी रोका जाना था और उसकी बैनरें बननी थी, नहर बन गई, सिंचाई भी होने लगी। पर उत्तर हम्म प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी आए 2 महीना पहले और उसका हम्म उद्घाटन कर गए, जबकि वो हम्म पानी वानी पहले से दे रहा है और बोर्ड लग गया है। हम्म आदित्यनाथ जी का योजना है, बीएसपी सरकार की। हम्म तो यहाँ पत्थर पत्थर बदले जा रहे हैं, कुछ होता हवाता तो है नहीं। हम्म। बांदा और एक भी चित्रकूट जो है कभी, जी बताइए, जी बताइए। जी 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 जी, हाँ बस पूछे। बांदा और नहीं, चित्रकूट आप कभी पूछे। डकैत, जी बांदा और चित्रकूट जो है कभी डकैत पीड़ित प्रभावित क्षेत्र रह रहे हैं। इस समय वर्तमान में जी सभी, इस समय स्थिति क्या है, यह समस्याएं हैं या नहीं? देखिए, है, देखिए ये बांदा क्योंकि पूरा एक ही जिला था, चित्रकूट हम्म तो फिर विभाजन के बाद एक नया जिला बन गया, बिल्कुल तो वो बांदा की डकैत समस्या मान ली जाती थी। आज की हम्म तारीख में बांदा और चित्रकूट अलग अलग जिले हो गए, तो हम्म बांदा का कुछ हिस्सा, ये जो बदौसा के आगे फतेहगंज का क्षेत्र है, हम्म ये कुछ हिस्सा जरूर डकैत प्रभावित है। बाकी चित्रकूट जिला जंगल से घिरा हुआ है, वहां डकैत प्रभावित है और वहां डकैत सब दिन सिर उठाते रहते हैं, पुलिस उनको मार गिराती है। एक मरता है दूसरा आता है, एक मरता है दूसरा आता है, तो वो समस्या तो समझ लीजिए लगातार वाली है, उसको कभी खत्म खत्म नहीं होना। कभी हम्म मार दिए जाएंगे तो फिर नए पनप उठेंगे, तो ये हम्म चलता रहता है। हम्म। जी आपके बांदा चित्रकूट में कृषि कार्य हेतु पानी की समस्या बहुत बड़ी है, इसका भौगोलिक कारण क्या है, इसके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। जी देखिए, हमारे बांदा जिले में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है केन कैनाल, केन नहर। हम्म ये केन कैनाल तो बनाई गई थी 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में, लेकिन हम्म जब देश आजाद हो गया 1947 में, तो बरियारपुर की जगह एक रनगावा बांध और बनाया गया केन नदी हम्म को रोक के। फिर उसके बाद में कालांतर में गंगऊ बांध भी बनाया गया। हम्म ये अच्छा खासा बांदा जिले की दोनों फसलों के लिए विधिवत पानी देता रहा केन नहर। हम्म सन 89 के बाद जब कांग्रेस की सरकार यूपी में नहीं रही,
और यूपी में दूसरे की सरकार, एमपी में दूसरे की सरकार, तो जल विवाद पैदा हो गया। अब मामला ये है कि ये तीनों बांध बरियारपुर, रनगवा, गंगऊ, ये मध्य प्रदेश की सीमा में बने हुए हैं के नदी को रोक के, और इनका मेंटेनेंस पूरा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और पूरा पानी ले रही थी बांदा जिला। अब नेतागिरी शुरू हो गई पानी पे। मध्य प्रदेश ने कहा कि साहब हम पानी नहीं देंगे, ये बांध हमारे हैं। उत्तर प्रदेश वालों ने कहा कि भाई मेंटेनेंस पूरा हम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी तैनात हैं, आप कैसे करेंगे। विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ते बढ़ते स्टेज ये आ गई है, कोई मध्यस्थता नहीं करने वाला मिला, कि जबरदस्ती पूरा उत्तर प्रदेश सरकार पैसा खर्चा कर रही है। 65% पानी मध्य प्रदेश को जा रहा है, 35% पानी उत्तर प्रदेश को आ रहा है। तो अब जो केन नहरें बांदा जिले के लिए बनी थी वो कुल 35% पानी पा रही हैं। अब इस 35% पानी में केवल वो धान की फसल को पानी दे पाते हैं, गेहूं की फसल को एक भी पानी नहीं दिया जाता। जो पानी स्टोर में होता है तो बांदा का प्रशासन बता देता है कि ये पानी हम मई के लास्ट वीक में छोड़ेंगे ताकि तालाब भर जाए और जानवरों को पानी पीने को हो जाए, पशुओं को पानी पीने को हो जाए। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये कांग्रेस के रिजीम में जब बनी थी नहरें माइनर रजबहे, उसके बाद 1 किलोमीटर भी किसी सरकार ने, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की, चाहे भाजपा की, किसी ने 1 किलोमीटर नई नहर या नई माइनर, नई रजबहे नहीं बनवाया। जब कांग्रेस का शासनकाल था तो बबेरू का जो इंटीरियर इलाका है वहां पे उन्होंने समगरा पंप कैनाल बनवाया, कठार पंप कैनाल बनवाया। समगरा पंप कैनाल तो चालू हो गई थी, कठार पंप कैनाल की मशीनें और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए थे, लेकिन सरकार चली गई 89 में, तो कठार पंप कैनाल की मशीनें सड़ गई, आज तक बिल्कुल नहीं बन पाई। एक हमारे वहां के समाज सेवी साथी हैं प्रमोद आजाद, उन्होंने आंदोलन भी किए। जब आंदोलन किए, जिला बड़ा आंदोलन कर दिया, तो जिला प्रशासन ने उनकी बातें सुनी। तो जो प्रोजेक्ट था सन 1988 में 21 लाख का, उसको जिला प्रशासन ने 68 करोड़ का बना के भेजा, और लेकिन फिर कठार पंप चालू नहीं हो पाया, ठंडे बस्ते पे है। नरैनी विधानसभा में केन कमांड के अलावा बूढ़ा पंप कैनाल बनाई गई थी सन 85 में, और 88 में बनाई गई मसौनी पंप कैनाल, उसकी लागत आई थी उस जमाने में 26 लाख। मशीनें आ गई, मशीनें सड़ गई हैं, लेकिन इसके बाद 3-3, 4-4 सरकारें आई, 3 सरकारें कई बार आई, लेकिन मसौनी पंप कैनाल नहीं चालू हो पाई। तो अब सवाल इस बात का है कि मंशा होनी चाहिए कि धरातल में काम दिखे, यहाँ पे जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी मिले। मैं एक बात और इजाजत दें तो जोड़ दूं। जी जी बताइए। एक बड़ी योजना चल रही है तेजी से, नमामि गंगे जल नल योजना। गांव गांव में पानी देंगे। किसी भी सांसद ने, किसी विधायक ने लोकसभा या विधानसभा में इस योजना को नहीं मांगा था। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने कैसी इस योजना को बुंदेलखंड में फेंक दिया, और जबरदस्ती विकास कर रहे हैं। अब यहाँ का कह रहे हैं नहीं, आपके घर घर पानी लीजिए। तो मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ, नदी पोखरों से पानी पीते थे लोग, हमारे यहाँ कुएं बने, कुएं के बाद ये रिंग बोर शुरू हुआ, हैंडपंप चलने लगे। अब जब हैंडपंप चलने लगे, पानी का दोहन होने लगा, तो सरकार ने, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने योजना चलाई, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, करोड़ों रुपया खर्च किया गया। तो न तो गांव का पानी गांव में संचय हुआ, न खेत का पानी खेत में संचय हुआ, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। आज भी 10 से 12 फुट हमारे यहाँ जल स्तर डाउन हो जाता है। बुंदेलखंड के और जिले हैं जिनमें ज्यादा हो जाता है। अब ये जो योजना शुरू की गई है, नमामि गंगे नल जल योजना, अब इसमें ये बांदा और चित्रकूट में 3 पॉइंटों से यमुना का पानी लिफ्ट कर लेंगे, और यमुना का पानी लिफ्ट करके पाइपलाइनों के जरिए ले जाएंगे, गांव गांव पानी देंगे। जब यमुना में एक ऑलरेडी पानी कम आ रहा है, पहले के मुकाबले बाढ़ें नहीं आती हैं, अब जब यमुना का जल स्तर आसपास का वाटर लेवल बनाए, जब आप यमुना का पानी भी लिफ्ट करके ले लोगे, तो फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट का आप देखिए, जिस दिन से ये योजना शुरू हो जाएगी वाटर लेवल और डाउन हो जाएगा।
और पानी के लिए हाहाकार मच जाए। लेकिन अब ये है कि जबरदस्ती साहब जिस तरह वो गैस से बना देते हैं, नाली की गैस से और चाय बनने लगती है, ऐसे सब नए युग के अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आ गए हैं, तो अब वो पानी लिफ्ट किए ले रहे हैं। ये केन देखिएगा और इसका बेतवा दूरगामी लिंक परिणाम भी परियोजना क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना जो बनाई गई है, तो हाँ। केन बेतवा और जो स्थानीय छोटी नदियां हैं, इन सबको लिंक कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। हाँ। जब आपस में जोड़ देंगे तो कह रहे हैं कि कोई नदी सूखी न रहेगी। हाँ। अब प्रॉब्लम यह है बड़ी कि केन हाँ। का लिंक है यमुना से, हाँ। बेतवा का लिंक है यमुना से। जब बाढ़ आएगी उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखिए कि जब यमुना फुल पंसाल पे चल रही होगी तो वो केन का पानी नहीं लेगी, बेतवा का पानी नहीं लेगी, तो जो केन के गांव हैं वो डूब में आ जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि 4 वैज्ञानिक बैठे, उन्होंने कहा साहब ऐसा करना है, तो बिना विचार किए उन्होंने जोड़ दिया। अब इस पे रोज विवाद हो रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं, समाज सेवी ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन वो योजना अभी परवान तो चढ़ नहीं पा रही, क्योंकि योजना बनने के बाद काम शुरू होने के पहले विवाद है। जी आपके क्षेत्र में एक और सबसे बड़ी समस्या है खराब सड़क की। जी इस समस्याओं के लिए आपने कभी यह आवाज उठाया है, आपकी सरकार ने कभी, या आपकी सरकार कह रही है, आपकी पार्टी ने कभी आवाज उठाया? देखिए, मैं चूंकि संगठन का व्यक्ति हूँ, जिला कांग्रेस जी, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, एनएसयूआई, आपको जैसे मैंने बताया कि मैं संगठन का जी, जिम्मेदार जी, पदाधिकारी भी रहा, कार्यकर्ता जी, हूँ। जी, हम लोग तो हर मुद्दे, हर समस्या को लेके ज्ञापन देते रहे, आज भी ज्ञापन देते हैं, समस्याओं पर ध्यान आकर्षण कराते हैं। सबसे बुरी हालत है बांदा बबेरू मार्ग की, फिर बबेरू कमासिन मार्ग की, ये अभी 6 महीने पहले बनी है, फिर उखड़ गई। अब मुख्यमंत्री जी डेट लगा देते हैं कि साहब 15 दिनों के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए। अब अधिकारी कह देते हैं गड्ढा मुक्त हो गई। लीजिए साहब, हो गई, अब आप देते रहो ज्ञापन। जैसे फिर मैं मुद्दे में आ जाता हूं, जो आपका पहला प्रश्न था। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सड़क पे अन्ना जानवर नहीं दिखने चाहिए। डीएम साहब की रिपोर्ट चली गई कि अन्ना जानवर नहीं दिख रहा है, तो जो सीएम साहब ने कह दिया, डीएम साहब ने कह दिया, सीएम साहब ने मान लिया, हम अपना चिल्लाते रहे, एक दूसरे की पीठ ठोक लेना है, बस ओके। आत्माराम जी, वही इसके बारे हालत में क्या कहना जी चाहेंगे? भाई साहब, हमारी जैसे जानकारी में आया कि जनपद में किसान खाद की आपूर्ति से परेशान है, खाद इन लोगों को नहीं मिल रही किसानों को। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? किसानों को लेकर के आप या आपकी पार्टी ने कुछ संघर्ष किया जनपद में? जी, खाद की बहुत बड़ी समस्या है। खाद की इतनी बड़ी किल्लत है कि भूखा प्यासा किसान सुबह लाइन में लग जाता है और शाम को उसके टाइम पे खाद खत्म हो जाती है और थका हारा घर जाके सो जाता है। हम लोगों ने एसडीएम साहब से, क्षेत्रीय स्तर पे डीएम साहब से, जो भी अधिकारी होते हैं उनका ध्यान आकर्षण कराते हैं, बार बार कहते हैं। सरकारी समितियों में यही आलम है, लाइन लगी है, बुंदेलखंड से जुड़े हैं, आपने सुना होगा वहां ललितपुर में तो 2 किसानों में लाइन में खड़े दम तोड़ दिया। 2 किसान लाइन में लगे रहे 2 दिन तक लगातार, और जब उनको खाद नहीं मिली और जब गए और खेत देखा अपना कि खेत में पानी फिर लगाना पड़ा, खेत सूख गए मेरे, तो उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधियों को नहीं मालूम। बुंदेलखंड में 19 विधानसभा क्षेत्र, 7 जिले हैं, 1900 विधायक भाजपा के हैं, तो ये माननीय विधायक जी को मालूम नहीं किया कि खाद की लाइन लगी है। मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं किया, जो बुंदेलखंड के मंत्री जी हैं उनको मालूम नहीं किया, इनको सब मालूम है, लेकिन पीठ ठोकी जा रही है, पीठ ठोक लेते हैं। हमने ये इस व्यवस्था में अच्छे कदम उठा लिए और एक दूसरे की पीठ ठोकते हैं। खाद की ये कमी क्यों आ रही है, आखिर क्या कारण है? ये सरकार बताए ना, सरकार को आपूर्ति करनी है। नहीं, वो तो है, लेकिन आपके नजरिए से क्या लगता है? भाई हमारे नजरिए से लगता ये है कि प्रबंधन फेल है। अगर आपको मालूम है कि गेहूं बुआई और अन्य फसलों की बुआई का टाइम चल रहा है, आप 1 महीने पहले डिपो में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा देते, लेकिन जब बुआई शुरू हुई है तब आप खाद भेजना शुरू करते हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी। आपके पास 1000 बोरी खाद है, खरीदार 10,000 बोरी के हैं, तो आप अगर ये स्टॉक पहले से बफर कर देते, हर साल मालूम है हर साल किल्लत होती है, लेकिन अब पीठ ठोकने की आदत है, तो पीठ ठोक रहे हैं अपना, कह रहे हैं हम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ गए।
मेरा सवाल है, कभी जी भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक कांग्रेस रहा है पार्टी, और जी आज राजनीतिक रूप से निचले पायदान पर लगभग आ चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय तक काम किया, लंबे हम्म। समय तक हम्म। राज किया। हम्म। कांग्रेस की अपनी दो तरह की नीति रही है। जाति की राजनीति कभी नहीं की, हम्म। धर्म की राजनीति कभी नहीं की, हम्म। विकास की राजनीति की। हम्म। आज यही कारण है कि कांग्रेस को किसी जाति की पार्टी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के हम्म। पास तो ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, यादव भी है, मुसलमान भी है, धोबी भी है, जाटो भी है, सब है। लेकिन हम्म। बाकी पार्टियों को मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग बता हम्म। देते हैं कि बीएसपी फला जात की पार्टी है, सपा फला जात की पार्टी है, भाजपा फला जात की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस किसी जात की पार्टी है। और कांग्रेस के गड़बड़ाने का कारण यही है, जो बदला पैटर्न, जाति की राजनीति शुरू हो गई, धर्म की राजनीति शुरू हो गई, लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने लगे, जातिवाद की बात करने लगे कि इस जात का गौरव बनेगा, फला ढिका, आदि आदि। और ये प्रदेश जातियों में बढ़ गया, धर्म पे बढ़ गया, मजहब के नाम पे बढ़ गया, और कांग्रेस को कहीं कमजोरी, कांग्रेस की कमजोरी के पायदान पे आ गई। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम लोगों ने आजादी, कांग्रेस हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम सत्ता पाए या ना पाए, लेकिन मजहब, धर्म, जाति की राजनीति नहीं करेंगे। जब भी बात होगी विकास की बात। यही कारण है कि कांग्रेस ने जाति धर्म की राजनीति पे कदम से कदम नहीं मिलाया। हम पीछे हो गए, हो जाने दीजिए पीछे, लेकिन जब लोग जानेंगे कि वाकई कांग्रेस की नीति सही थी, तो वो लोग लौटेंगे और कांग्रेस के पाले में आएंगे, और फिर इस देश का विकास होगा। आज तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का देश 70वें नंबर पे चला गया है। आज जेल, भेल, हवाई अड्डे, रेलवे, लाल किला आज कहीं बेचे जा रहे हैं, कहीं किराए पे दिए जा रहे हैं, कहीं गिरवी रखे जा रहे हैं। अगर 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो ये बेचने के लिए इनके पास कुछ होता क्या? ठीक है, आप बेचिए, आप अपने ढंग की राजनीति करिए। कांग्रेस अगर फिर सत्ता में आएगी, इस देश के लोग बैठाएंगे, तो कांग्रेस फिर प्रगति के सोपान करेगी। आप देखिए, बिजली के जितने उत्पादन इकाइयां हैं, कांग्रेस के बाद सपा, बसपा, भाजपा, कोई बता दे एक नई इकाई बनाई हो। भाखड़ा नागल बांध हो, रिहंद बांध हो, जो भी हो, ये सारी की सारी यूनिटें कांग्रेस के जमाने में ही बनी। आईआईटी, एम्स, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, सुई नहीं बनती थी। आज हिंदुस्तान में हवाई जहाज बन रहा है। लेकिन अब कहना है तो कहिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपके कहने से क्या होता है? कांग्रेस 1 से 35 साल पुरानी पार्टी है। 1 से 34 अध्यक्ष हो चुके हैं कांग्रेस। परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं कांग्रेस के ऊपर। परिवारवाद का आरोप नहीं है, एक परिवार से दुश्मनी है कुछ चुनिंदा नेताओं की, और एक परिवार के 6 नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। बाकी तो 1 से 32 और हुए हैं ना। और इन 6 नेताओं में 2 ने तो अपनी जायदाद दान कर दी, पूरे जितनी जायदाद थी देश के लिए दान कर दी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 नेता, इंदिरा गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी, देश के लिए कुर्बान हो गए, गोली खाई, बम से उड़ गए। 2 बचे हैं, सोनिया जी, राहुल जी, जो वर्तमान में है। अब परिवारवाद का आरोप लगा दो, ये तो कर्मयोग का परिवारवाद है। ये कर्मयोग किया इन्होंने, उनको उनके पुरखों ने कुर्बानी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में रहे। जो इन पे आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद, तो भैया जरा अपने परिवार के भी एक आध मुखिया बता दो जो 1 साल जेल में रहे हों, जो आरोप लगाते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, ये तो सब पीठ थपथपाने का काम करते हैं। आज अखबार में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में वो मिराज लड़ाकू विमान का पहिया चोरी हो गया। आज के ही अखबार की खबर है। लेकिन गृह मंत्री आते हैं, पीठ थपथपा जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए हैं या जेल में। मिराज लड़ाकू विमान का पहिया चोरी हो गया और लड़कियां 12 बजे रात को जेवर पहन के घूम सकती हैं। ये है रामराज। तो भाई पीठ थपथपाते रहो, करो या ना करो, लेकिन जिन्होंने किया है उनका काम दिख रहा है। आज
चाहे बड़े अस्पताल हों, मेडिकल कॉलेज हों। अब एक चीज इन्होंने कह दी, बोलता रहूं? बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। इन्होंने कह दी बताइए। जी, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। अब मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हो रहा है। आप सरकार चला रहे हो, मैं पहले ऊपर की बात कर दूं, सरकार चला रहे हो तो आपने सरकार में कहीं स्वास्थ्य विभाग में इतने बजट का आवंटन किया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? आप धड़ाधड़ शिलान्यास कर रहे हो। आपकी सरकार चली गई तो कल को आरोप लगाओगे कि हमने तो शिलान्यास कर दिया था, ये दूसरी सरकार वाले बना नहीं रहा। तो आप क्यों ऐसा काम करते हो? पहले आप विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग पे इतना बजट दीजिए, तब आप मेडिकल कॉलेज खोलिए। ऐसे उन्होंने साहब बिना किसी को विश्वास में लिए सीधे किसान वो 3 ठो कृषि बिल लाए, पास करा दिया, ध्वनि मत से पास हो गया, वोटिंग भी कराने की जरूरत नहीं। और फिर बिना कोई चर्चा कराए 3 बिल वापस ले लिया। सरकार न होकर प्राइवेट लिमिटेड हो गई, एक आदमी की जेब से चल रही है। मैं इस अवसर पर इस बात का गौरव महसूस कर रहा हूं कि अभी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में मुझे बोलने का अवसर मिला। इस बात का मैं गौरवान्वित हूं, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि क्षेत्रीय अखबार, छोटे अखबार, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, इन लोगों ने किसानों को जीत दिलाई है। 99% जो नेशनल लेवल के बड़े चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, ये सरकार का गुणगान कर रहे थे और किसानों को गालियां दे रहे थे। ये किसानों को कहीं आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, देशद्रोही इस तरह से नवाज रहे थे, ऐसे शब्दों से। और उस समय जब यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और क्षेत्रीय अखबार किसानों का साथ दे रहे थे, तो ये बड़े चैनल वाले अहंकार में डूब के यूट्यूब चैनल वालों को भी देशद्रोही बता रहे थे। लेकिन जीत सत्य की हुई और आज ये बात सिद्ध हो गई कि ये बड़े चैनल वाले और बड़े अखबार वाले मुगालते में न रहें, सत्य की जीत होती है। और इन्होंने जो जो कहा वही वही आज उल्टे इनके मुंह में फूंक पड़ रहा है और यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया की जीत हुई। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि आपके बीच आने का मुझे मौका मिला और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। वर्तमान में क्या कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिक दल से गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि इस प्रश्न का जवाब दे पाऊं, क्योंकि हमारी नेता उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी हैं। लेकिन उनके बयान के हवाले से बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, कोई समझौता नहीं। अच्छा, अकेले चुनाव लड़ेगी। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बांदा, चित्रकूट और बुंदेलखंड की जनहित में किन किन समस्याओं को शामिल किया जाना आवश्यक लगता है? देखिए, जनहित में अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, बुंदेलखंड, बांदा के मुद्दों पे किसान, खाद, बीज, अन्ना प्रथा, बांध, टेन नहर, पंप कैनाल योजनाएं, ये सब मुद्दे शामिल होंगे। लेकिन अब उसके लिए होता यह है कि पहले प्रदेश व्यापी मुद्दा होगा, फिर जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो घोषणा पत्र में जोड़े जाएंगे। अभी प्रियंका जी ने तो कहा है कि मैं इंटर पास जो छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन, जो ग्रेजुएशन कर लेंगी उनको ई स्कूटी, और धान, गेहूं और 2,500 रुपया प्रति कुंटल खरीदा जाएगा इसी उत्तर प्रदेश में। गन्ना 400 रुपया कुंटल, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। ऐसी ढेर सारी उन्होंने जो घोषणाएं नहीं की, प्रतिज्ञा की। देखिए फर्क है, जिन लोगों ने घोषणाएं की थी बाद में उन लोगों ने ही खुद प्रेस के सामने कह दिया वो तो जुमला था, लेकिन जुमला नहीं बोल रही। प्रियंका जी ने कहा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। बिल्कुल, प्रतिज्ञा का मतलब अगर हम सत्ता में आए तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये प्रतिज्ञा। संजय जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत जी, लगभग सभी राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र तो जारी करना ही होगा। अभी पहले से इस विषय पे कुछ भी कहना मेरे समझ से अच्छा नहीं रहेगा। जी, अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का चेहरा जो है, चुनावी चेहरा जो कह सकते हैं, वो किसका होगा? उत्तर प्रदेश में तो चुनावी चेहरा हमारी प्रियंका गांधी बन चुकी हैं। जी,
वो हमारी प्रभारी हैं, लगातार दौड़ रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के गढ़ बनारस में पहली रैली की, फिर मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में दूसरी रैली की, फिर बुंदेलखंड के महोबा में तीसरी रैली की, कल मुरादाबाद में चौथी रैली की, और चारों रैलियां कामयाब रही। इस देश के मीडिया ने जो जगह नहीं देता था कभी कांग्रेस को, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि रैली कामयाब है। जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जैसा कि बताया गया है कि बुंदेलखंड विकास का मुख्य धारा में होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे होटल्स, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट खुलने के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है। एक्सप्रेस वे तो उठा के बनता है, पुल के जरिए ऊपर ऊपर जाएगा, तो एक्सप्रेस वे के किनारे होटल रेस्टोरेंट का कोई लाभ ही नहीं होना है। और जो कार्यदायी संस्था है, जो एजेंसी एक्सप्रेस वे बना रही होगी, जिनके टोल प्लाजा बनेंगे, जिनके पेट्रोल पंप बनेंगे, जिनके कॉफी हाउस बनेंगे, तो वो उनके अपने निजी खुद के होंगे, जिस ग्रुप का ये निर्माण होगा। तो इसमें आम पब्लिक को लाभ ये होने वाला नहीं है, व्यवसायिक। हाँ, ये जरूर है कि एक्सप्रेसवे बन गया तो जाम से निजात मिलेगी, और जो लंबी दूरी की जगह है, जब वो उसमें वाहन दौड़ने लगेंगे तो वो कम समय में वो लंबी दूरी तय होगी। अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या है बांदा की केन नदी में। इसके लिए जल सत्याग्रह भी हुआ था, लेकिन इसका अभी तक कोई मामला दूर नहीं किया जा सका। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, केन में अवैध खनन ये नया काम नहीं, इसकी शुरुआत हो गई थी बसपा सरकार के जब धुआंधार शुरू हुआ, फिर उनको क्रॉस कर दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अब उनको क्रॉस कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब इस सरकार के जो चेहरे हैं वो बयानवीर हैं, तो रामायण की चौपाइयां सुनाएंगे, अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाएंगे, और काम सपा बसपा से ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे कुछ हो ही नहीं रहा, सब काम बढ़िया अपनी गति से चल रहा है। और यहाँ रात दिन सीना चीर के नदियों का ट्रक दिन रात भर रहे हैं, रोज अखबारों में छपता है, तमाम सोशल मीडिया में भी लोग छापते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तो उसमें यह है कि जो असरदार नेता हैं उनकी गाड़ियां चल रही हैं, ओवरलोडिंग भी हो रही है, और सीधा फंडा है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, सरकार उनकी है, और डंके की चोट पे निकालते हैं। क्या कहना चाहेंगे आत्माराम जी इसके बारे में? ये अवैध खनन के बारे में जैसे भी जानकारी हुई कि कुछ सत्ताधारी नेताओं का हाथ है इसमें, तो उस पर हमारे माननीय श्री मिश्रा जी का क्या कहना है? भाई देखिए, चाहे जो सरकार हो, ये अवैध खनन विपक्ष के लोग नहीं कराते, ये सत्ताधारी दल का ही हाथ होता है। मैंने बता दिया कि बीएसपी की सरकार थी तो उनका हाथ था, सपा की सरकार आई तो उनका हाथ था, अब भाजपा की सरकार है तो उनका हाथ है, प्रशासन उनका है। और जब मामला थोड़ा बढ़ जाता है तो एक दिन खनिज अधिकारी और आला अफसरान आते हैं, 15-25 गाड़ियां सीज कर देते हैं, अगले दिन फिर वही कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब जिनको रोकना है वही ये कार्य करा रहे हैं तो कोई करेगा क्या? मिश्रा जी, अभी आपने रीटें पड़ी हैं हाई जी, मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम जी। मिश्रा जी, मैं पुनः आपके एक प्रश्न पे आना चाहता हूं। अभी आपने एक बात कही है कि अतर्रा जो है चावल के नाम से विख्यात था, जी। तो उस पर हम ये जानना चाहते हैं कि उसके पतन का कारण क्या है कि जहां चावल के ही नाम से जाना जाता था बांदा जिला, खासकर अतर्रा, उस मंडी के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक कस्बे में 36 राइस मिल लगना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद, कानपुर के बड़े बड़े स्टेट साहूकार लोग आए और यहाँ उन्होंने राइस मिलें डाली, चावल उद्योग चला। यहाँ बॉयलर भी लगे, बॉयल चावल जाता था, वो भुजिया का चावल जिसे कहते हैं, बिहार बंगाल की सप्लाई होती थी। सनह सनह ये इसलिए टूटती गई कि इंस्पेक्टर राज बढ़ता गया, उनपे विभिन्न तरह की बंदिशें बढ़ती गई,
संरक्षण देने का काम नहीं हुआ। और जब संरक्षण नहीं दिया गया, अभी भी अतर्रा कस्बे में 3 मिलें चल रही हैं। अब वो 3 मिल वाले बेचारे इसलिए परेशान हैं कि गवर्नमेंट जो लेवी पे धान देती है, धान खरीद करेगी सरकार, राइस मिल वालों को देती है। अब राइस मिल वालों को देगी और कहेगी कि ये सरकारी धान की हलिंग करिए, आप इसका चावल बनाइए, और रिकवरी मांग रही है 67%। 1 कुंटल धान में 67 किलो चावल उन्हें चाहिए, और अगर रिकवरी आ रही आपकी है कांग्रेस 60%। आपकी कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है तो अतर्रा में पुनर्जीवित करने के लिए, इस मंडी के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? कौन सी पहल होगी देखिए आपके द्वारा? कांग्रेस, हाँ, चूंकि मैं कांग्रेस का आला कमान नहीं हूं कि कोई निर्णय सुना दूं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते ये कह सकता हूं कि हम लोग मंडी को पुनः स्थापित करने के लिए कांग्रेस सरकार पर दबाव डालकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अतर्रा कस्बा फिर चावल का हब बन सके। क्योंकि मिलें उखड़ गई, 36 की 3 रह गई, तो अब 36 ला पाना भी जरा एक मुश्किल कार्य है। लेकिन जब उनको संरक्षण मिलेगा और व्यापारियों को लगेगा कि अतर्रा कस्बा अब हमारे लिए सुरक्षित है और यहाँ पे हमारा व्यवसाय फल फूल सकता है, तो वो फिर आएंगे। और उसके लिए हम प्लेटफॉर्म तभी बनाएंगे जब हमारी सरकार आएगी और सरकार से हम ऐसी व्यवस्था मांगेंगे। बिल्कुल। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग आपके नजरिए से जरूरी है, या मेहर, चित्रकूट, बांदा, महोबा बुंदेली भाषा और संस्कृति बहुत बड़ा मिश्रित है? ऐसे में अलग बुंदेलखंड राज्य की संभावित रचना के बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। देखिए, मेरा अपना मानना है, अभी तो हम उत्तर प्रदेश के हैं, बड़े प्रदेश के हैं, हमारा गौरव है जी। कल उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश था, लेकिन क्योंकि हम विकास की दौड़ पर लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, हमारी संपदा का दोहन हो रहा है जी। तो अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिले बनाकर बुंदेलखंड राज्य अलग बना दिया जाए जी, तो हमारी प्रगति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। क्योंकि जब भी पैसा चलता है, बढ़ता है, तो हम पिछड़े क्षेत्र को लोग हैं, हमको ऊंट के मुंह में जीरा मिलता है, हमको सिवाय भाषण मिलते हैं, शिलान्यास के पत्थर मिलते हैं, और वो सारा जो प्रमुख नेता हैं या अपने मंत्रिमंडल में जुड़े प्रमुख चेहरे हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में ले जाते हैं। तो बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। बुंदेलखंड राज्य बनने से जिलों की सभी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो संभावित जिले हैं उनकी प्रगति बढ़ेगी। संजय जी, स्टेट हेड से मैं जानना चाहता हूँ, क्या बुंदेलखंड राज्य अलग बनना चाहिए संजय जी? बुंदेलखंड राज्य अगर हमारे देश के निवासियों के प्रगति के लिए आवश्यक है तो जरूर बनना चाहिए। जी। आत्माराम जी, आपके मैं जानना चाहूंगा, आपके नजरिए से क्या लगता है? मैं श्री संजय जी के विचारों से सहमत हूं। जी। अगर क्षेत्र का विकास अलग होने से हो रहा है जी 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 तो हमारे ख्याल से ये उचित है। जी। तो जैसा कि दर्शकों, जैसा आप लोग देख सकते हैं, आज हमने चुनावी चर्चा बांदा जिले पे किया और हमारे साथ जो है साकेत बिहारी मिश्रा जी थे। साकेत बिहारी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को आपने समय दिया, एक हमारे बांदा के हमारे सभी दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए यूपी स्टेट हेड जो हमारे साथ संजय जी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद। आत्माराम जी, आप जी जी संजय जी कुछ कह रहे थे जी? मैंने आत्माराम जी को नमस्कार बोला है। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। आत्माराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे अपना समय, बहुमूल्य समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये थे हमारे साथ आज आत्माराम जी, संजय जी और साकेत बिहारी मिश्रा जी। तो आज हमने ये चुनावी चर्चा किया है बांदा के अपने जिले पे, बांदा जिले पे अपने जो है बुंदेलखंड के तरफ से। तो इसी तरह हम आपके बीच जो है रोज प्रतिदिन 6:30 बजे नई चर्चाएं लेके आते रहेंगे, चाहे वो चुनावी हो या फिर आपसे
जुड़ी हेल्थ की समस्या हो। मैं दर्शकों को जल्दी बताना चाहता हूं कि हम जल्द ही अपना एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसमें आपके सभी हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ आप उसमें एक और हम नया ऐड कर रहे हैं कि आप जो है उस नंबर पे, दिए गए नंबर पे, मैं जल्द ही उस नंबर को घोषणा कर दूंगा और उस दिए गए नंबर पे आप सवाल करके हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए जो डॉक्टर बैठे रहेंगे उनसे आप सीधा सवाल कर सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।